अरविंद केजरीवाल जी इज अ मैन हु इज वेरी यंग एट हार्ट। हम यंग लोग थक जाते हैं काम कर करके, लेकिन अरविंद जी नहीं थकते हैं। पता नहीं सोते कब हैं। मेरी माँ मेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढेगी तो बिल्कुल शादी करूंगा। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? वो गलत प्रोफेशन में फंस गए हैं बेचारे। उनका 295 गाना है, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, मैं उसको तो बहुत ज्यादा सुनता हूँ। किसी भी नेता को ये लगता है कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी रेवड़ी है, तो आप उस शख्स से पूछिए, क्या आपको फ्री बिजली नहीं देती सरकार? क्या रेवड़ी अरविंद केजरीवाल जी का एक सोशल सिक्योरिटी नेट रेवड़ी है, या बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ कर्जा एक झटके में माफ करते हैं ना, वो रेवड़ी है। 2014 में जब भगवंत मान साहब आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बने थे, तो उनका सबसे पहला दोस्त पार्टी में मैं था। हमारा रिश्ता एक बड़े भाई छोटे भाई वाला है। हेलो, मैं हूं रिया श्री और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्स जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया है। मेरे साथ मौजूद हैं यंग एंड हैपनिंग पॉलिटिशियन राघव चड्ढा जी। राघव चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी लाइव पर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चड्ढा जी, आपकी लाइफ में इस वक्त सब कुछ चंगा सी? बिल्कुल चंगा है, भगवान का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है, सब ठीक है। चड्ढा जी, आप कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। इतनी कम उम्र में आप राज्यसभा पहुंचे हैं, सबसे ज़्यादा यंगेस्ट आप अभी तक राज्यसभा मेंबर हैं, और 33 इयर्स में राज्यसभा पहुंचना बहुत बड़ी बात है। कैसा लगता है आपको इतना सब पाकर? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इसके साथ साथ आप इसे अचीवमेंट भी कह सकते हैं। मैं इसे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखता हूँ। और खास तौर पे जब आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं। आपकी पार्टी की एक्सपेक्टेशंस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, आपके लीडर, आपके नेता जिसने आपको इतनी बड़ी चीज सौंपी है, एक दायित्व दिया है, एक जिम्मेदारी दी है, तो आई थिंक वो एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ है, वो जिम्मेदारी जो है, वो आपको जागरूक रखती है, अलाइव रखती है, और हमेशा याद दिलाती रहती है कि लोगों के लिए काम करना है, अच्छा काम करना है, और जस्टिफाई करना है आपको जो पोजीशन दी गई है, जो रोल दिया गया है उसे। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उस पोजीशन को एवरी डे, रोजाना उसे जस्टिफाई कर सकूं। अच्छा राघव जी, आजकल संसद में विरोध का ट्रेंड चल रहा है, और आपका मॉनसून सत्र में जो हमारे पास रिपोर्ट कार्ड है वो बेहतरीन रहा है। आपने 42 क्वेश्चंस पूछे हैं, आपका 93% अटेंडेंस रहा है। इतना तो कई एमपीज का मिलाकर भी नहीं होता है। तो आप क्या किसी लंबी परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं? मेरा मतलब ये है कि क्या आप ऐसा मानते हैं कि विरोध जो अपनी जगह है, पर लोगों के मुद्दे उठाना सबसे अहम मोटिव है आपका? देखिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि लोगों के मुद्दे उठाना ही सबसे अहम जिम्मेदारी है। अब वो आप सदन के भीतर उठाएं या सदन के बाहर उठाएं, जनसभा में उठाएं कि राज्यसभा में उठाएं, हर जगह लोगों के मुद्दे उठाना है। और मेरी कोशिश ये रही कि मैं अपने रोल को जस्टिफाई करूं। कई सवाल पूछे, कई अहम मुद्दे उठाए। हमारा जो गोल्डन टेम्पल है, उसके बाहर उस पर जीएसटी लगाया गया, उसको विड्रॉ कराने के लिए हमने संसद के भीतर और संसद के बाहर लड़ाई लड़ी। प्राइस राइस के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कई अहम मुद्दे हमने इस बार अपने मॉनसून सेशन में उठाए हैं। और सरकार जिसके कानों तक अब गरीब आदमी की या कमजोर लोगों की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो आवाज बनकर सरकार के कानों तक पहुंचने की कोशिश करी। तो अब आप एमएलए से एमपी बन चुके हैं। हम हर बात कर चुके हैं कि आप कितने यंग हैं राज्यसभा में और अपनी पार्टी में भी। तो कभी ऐसा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल से आपका ऑब्वियसली जनरेशन गैप है, काफ़ी आपका में एज गैप है, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई थॉट्स क्लैश हुए हैं, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है अरविंद केजरीवाल से आपका? नहीं, देखिए, कोई जनरेशन गैप या ऐसा कोई बहुत अंतर मुझे महसूस नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल जी इज अ मैन हु इज वेरी यंग एट हार्ट। और इनफैक्ट कई मायनों में वो, उनकी सोच और उनके आइडियाज हमसे भी ज्यादा नए हैं और हमसे भी ज्यादा युवा हैं। अच्छा। ऐसा कहीं दूर दूर तक कोई जनरेशनल गैप तो मुझे नजर नहीं आता। लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें मतभेद होते रहते हैं। कितनी बार कोई आइडिया होता है या कोई फैसला लेना होता है, उसमें बहुत बार होता है कि मैं कुछ कहता हूँ, मेरे पार्टी के कॉलीग्स कुछ कहते हैं, अरविंद जी का विचार कुछ और होता है। तो हम लोग इन अ वेरी हेल्दी डेमोक्रेटिक फैशन बैठ के अपने जो मतभेद होते हैं
उन्हें रिजॉल्व करते हैं। देखिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और मतभेद जो है वो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन भी करता है कि ये एक हेल्दी लाइवली ऑर्गेनाइजेशन है, जिंदा संगठन है। अभी इस देश में कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो मर गए हैं, जो एक शख्स चलाता है। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबकी बात सुनी जाती है, सबकी बात मानी जाती है। मुखिया अवश्य होता है, और मुखिया होने के बिना, मुखिया नहीं होगा तो कोई संगठन चल ही नहीं पाएगा। जैसे देश का भी एक मुखिया होता है, हर स्टेट का एक मुखिया होता है, लेकिन फ्रीडम टू रेज डिफरेंट इश्यूज जिसे कहते हैं, एक स्वतंत्रता है अपने मुद्दे उठाने की, अपनी बात रखने की, अपने विचार रखने की, वो कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में पहले दिन से लेकर आज तक पूरी तरीके से बरकरार है। मैं पहले दिन से लेकर आज तक इस पार्टी का हिस्सा हूं, और मैं आपको इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि एक लोकतांत्रिक संगठन है आम आदमी पार्टी। तो एज नो बार, एज एब्सोल्युटली नो बार। आप एज की बात कर रहे हैं, हम यंग लोग थक जाते हैं काम कर करके, लेकिन अरविंद जी नहीं थकते हैं। अगर हम लोगों की सीमा है कि हम एक दिन में 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे काम कर सकते हैं, तो अरविंद जी वो शख्स हैं जो 18, 19, 20 घंटे भी काम करते हैं, पता नहीं सोते कब हैं। तो ही इनफैक्ट इज फार मोर एनर्जेटिक, उनमें ऊर्जा हमसे कहीं ज्यादा है। चड्ढा जी, राजनीति में आजकल रेवड़ी कल्चर के बारे में बहुत बात हो रही है, फ्रीबीज के बारे में बहुत बात हो रही है। पीएम मोदी भी इस बारे में आपकी पार्टी को घेर चुके हैं। वो बात अलग है कि आपकी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर चिंता जताई है। आपको लगता है ये कल्चर ज्यादा दिन तक चल पाएगा? देखिए, आपको समझना होगा कि ये रेवड़ी है कि ये एक मजबूत भारत की नींव है। अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है उसमें हर गरीब आदमी के लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाया जाता है, जिसमें आपको लाइफलाइन बिजली, लाइफलाइन वाटर, बेसिक एजुकेशन, बेसिक हेल्थ केयर, ये सब सरकार अवेलेबल कराती है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। दुनिया में कई बड़े बड़े देश हैं, कई बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिसके अंदर हेल्थ केयर, स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर स्टेट प्रोवाइड करती है, यानी कि राज्य की या देश की सरकार प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है, बिजली पानी मुफ्त मिलता है। ये तो स्टेट की जिम्मेदारी है। भारत का संविधान कहता है दैट इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य है भारत देश। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। अब दूसरी ओर एक और रेवड़ी का मॉडल है जो हमें लगता है रेवड़ी मॉडल है, वो भाजपा का रेवड़ी मॉडल है, जिसमें उद्योगपति अमीर लोगों के 10-10, 15-15 लाख करोड़ के लोन्स माफ कर दिए जाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स में रिबेट देकर 30% से 22% पे कॉर्पोरेट टैक्स लाकर 10 लाख करोड़ रुपए की छूट बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस को दे दी जाती है। असल मायने में तो ये रेवड़ियां हैं। और अगर किसी भी नेता को, या मैं कहूंगा किसी भी ओहदे पे बैठे शख्स को ये लगता है कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी रेवड़ी है, तो आप उस शख्स से पूछिए कि आप एमएलए हैं, या आप मिनिस्टर हैं, या आप एमपी हैं, या आप और कोई बड़े ओहदे पर हैं, हो सकता है आप जज हों, क्या आपको फ्री बिजली नहीं देती सरकार? क्या आपको फ्री पानी नहीं देती सरकार? तो अगर एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे एमपी, एमएलए, मंत्री को, मुख्यमंत्री को अगर फ्री में बिजली पानी मिल सकता है, तो देश के आम आदमी को क्यों नहीं मिल सकता? ये बहुत बड़ा बुनियादी सवाल। क्या रेवड़ी है? क्या रेवड़ी अरविंद केजरीवाल जी का एक सोशल सिक्योरिटी नेट रेवड़ी है, या बड़े उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ कर्जा एक झटके में माफ करते हैं ना, वो रेवड़ी है? ये दो रेवड़ियां आपके सामने, अब जनता चुने कि कौन सी रेवड़ी है और कौन सा वास्तव में राष्ट्र निर्माण के लिए खर्च किया जा रहा है। ओके, तो सर ऑपोजिशन में कोई नेता है जो आपको पसंद आए पर्सनली या प्रोफेशनली? उनके कोई भी एक एलिमेंट है जो आपको पसंद आता हो? बहुत सारे नेता हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और अब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन है, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, और एक बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी हैं। और आप कांग्रेस की बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी साहब, पी चिदम्बरम साहब बहुत ही एरोडाइट वकील भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत ज्ञानी लोग हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके अलग अलग फैसेट्स को मैं एडमायर करता रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो अब मैं ऑपोजिशन की बात आपसे पूछ रही थी, तो मैंने सोचा अब मैं ऐड कर लेती हूँ इसमें। राहुल गांधी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आजकल वो भी काफी सुर्खियों में है, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि वो गलत प्रोफेशन में फंस गए हैं बेचारे। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर अपनी जो उनकी काबिलियत है या उनके में जो हुनर है, अगर वो किसी और दिशा में उसको चैनलाइज करते तो शायद ज्यादा सफल होते। अरविंद केजरीवाल जी आईआईटी के इंजीनियर, इनकम टैक्स के कमिश्नर, करोड़ों रुपए नौकरी में कमा सकते थे,
लेकिन अपना करियर छोड़ के देश की राजनीति को साफ करने के लिए आए। मनीष सिसोदिया जी अच्छे खासे पत्रकार थे, अपना करियर छोड़ के देश की राजनीति को साफ करने के लिए आए। मेरा उदाहरण ले लीजिए, मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अच्छी खासी अपनी सीए प्रैक्टिस कर रहा था। अपने करियर को छोड़ के देश की राजनीति की सफाई करने के लिए इस दिशा में आया। तो हम लोग करियर बनाने नहीं बल्कि करियर छोड़ के आए हैं। तो कहीं न कहीं वो एक चीज़ मुझे लगता है कि हम लोगों में डिफरेंट है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुकाबले। आपकी एज के बारे में मैं शुरू से बताती आई हूँ, आप गर्ल्स के बीच में इतनी पॉपुलैरिटी है, आप इतने डायनेमिक रोल्स में हैं अभी। हमने आपको संसद में बहस करते हुए देखा, फिर हमने आपको थोड़ा बहुत मॉडलिंग करते हुए देखा, कैसे मैनेज हो रहा है ये सब? नहीं, मैं आपको पहले तो उस पे क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। मेरे मामा जो हैं, वो बेसिकली एक फैशन डिज़ाइनर हैं और उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं उनके लिए ये रैंप वॉक करूँ। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पारिवारिक प्रेशर जो होता है, फैमिली प्रेशर के चलते मुझे ये करना पड़ा। मैंने बिल्कुल खुशी-खुशी वो नहीं किया, लेकिन करना पड़ा अपने मामा की एक उनकी इच्छा थी उसको ऑनर करने के लिए। लेकिन जहाँ तक ये सब पॉपुलैरिटी और ये सब चीज़ों की बात है, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूँ कि एक इंसान का जो काम है, वो लोगों तक पहुँचना चाहिए और अगर काम की सराहना होती है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और हम लोगों की असल कमाई लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद है। आम आदमी पार्टी वाले कोई हीरे जवाहरात, प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए तो इकट्ठा करते नहीं है। हम तो साधारण से लोग हैं, ईमानदार पार्टी है। तो हमारे लिए असली कमाई जो होती है, वो है लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास और लोगों का आशीर्वाद। प्यार की बात मेंशन हो रही है तो लड़कियों का बहुत सवाल है कि कब कर रहे हैं राघव चड्ढा शादी? कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। हाँ, जैसे ही मेरी माँ मेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढेगी तो बिल्कुल शादी करूंगा। ये पता चल गया कि अभी लड़की का नाम तय नहीं है। युवा की बात हो रही है तो एक एम्बिशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राघव चड्ढा जी, आपका एम्बिशन क्या है? सीएम बनना चाहते हैं कि पीएम बनना चाहते हैं? ऐसा ऐसा मैं तो आपको पहले ही बताया कि पॉलिटिक्स में आना है या नहीं आना, यही नहीं फैसला लिया था। तो क्या बनना चाहिए ये हम लोग सोचते ही नहीं है। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ। हम तो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट, असाइनमेंट बाय असाइनमेंट जाते हैं कि अभी ये काम करना है, अभी ये मुकाम हासिल करना है, अभी इस इलेक्शन को अच्छे से लड़ना है, यहाँ पे सरकार अच्छी चलनी चाहिए, लोगों की जिंदगी बेहतर होनी चाहिए। तो क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, ये सब तो ख्याली पुलाव है। इस बारे में ना हम ज्यादा सोचते हैं, ना मुझे लगता है किसी को भी सोचना चाहिए। काम करना चाहिए। वो गीता में लिखा है ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो हम लोग उसी दिशा में चलने वाले लोग हैं। तो इन द इयर्स टू कम हम राघव चड्ढा जी को एज अ सीएम नहीं देखेंगे या कुछ चांसेस हैं? जो जिम्मेदारी मुझे दी जाती है मैं निभाता रहता हूँ। मुझे भगवान ने बहुत दिया, मेरी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत दिया। मैं अगर इसी को ठीक से निभा लूं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। अभी मेरे सर पे बहुत काम है। मैं इसी को अगर पूरी ईमानदारी से जस्टिफाई कर सकूं तो आई विल बी वेरी हैप्पी। एक बेसिक सा आप हमारे ऑडियंस को आप बता सकते हैं कि पॉलिटिकल सिनेरियो में दिल्ली पॉलिटिक्स और पंजाब पॉलिटिक्स में आपको बेसिक क्या अंतर नजर आता है? देखिए, अपने चैलेंजेस अलग हैं। उस राज्य के, दिल्ली राज्य के इश्यूज अलग हैं। अभी मैं पंजाब से आपसे बात कर रहा हूँ, पंजाब में बैठा हूँ। पंजाब के इश्यूज अलग हैं। यहाँ के लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो दोनों स्टेट्स की अलग है। और ऑफ कोर्स लोगों से ड्राइव होती है पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में भी एक खासी फर्क है। लेकिन दोनों राज्यों में जो एक सिमिलैरिटी है, एक सामान्यता है, वो इस चीज की है कि पिछले 75 सालों से, भारत देश को आजाद हुए 75 साल हो जाएंगे 2-3 दिन बाद। पिछले 75 सालों में बेसिक अमेनिटीज, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से इन स्टेट्स को वंचित रखा गया। चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, वो बेसिक अमेनिटीज कहीं ना कहीं आज मिसिंग है। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग नेशन और एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की बुनियाद रखने के लिए ये बेसिक अमेनिटीज देनी पड़ेंगी, जिसके दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी भगवत मान की हमने देखा कि शादी हुई, आप बहुत बढ़ चढ़ के उनकी शादी में आप आगे आए और आपकी पिक्चर्स खूब लाइकेबल थी, खूब कमेंट्स हुए उन पिक्चर्स पे। चड्ढा जी, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई है जब भगवत मान जी सीएम बन गए हैं या उससे पहले से इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी आपकी? नहीं, मेरा इक्वेशन बहुत अच्छा है और ये मुझे नहीं लगता बहुत लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते कि 2014 में जब भगवंत मान साहब आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बने थे, तो उनका सबसे पहला दोस्त पार्टी में मैं था। जब वो लोकसभा से पहली बार सांसद बने,
2014 में, तो एक पार्लियामेंट्री ग्रुप के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर पे मेरी जिम्मेदारी भगवंत मान साहब के साथ काम करने की लगी थी। और देखिए किस्मत का, कुदरत का करिश्मा, 2014 में मैंने एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के तौर पे उनके साथ काम किया और आज भी पंजाब में उन्हीं के साथ काम करने का एक मौका, एक सौभाग्य मुझे मिला है। तो हमारा रिश्ता एट अ पर्सनल लेवल भी एक बड़े भाई छोटे भाई वाला है, जिसमें हम एक दूसरे से सारी बातें कर लेते हैं। अब पॉलिटिकल बातें भी कर लेते हैं और पर्सनल बातें भी कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि एक वर्ड में आप अभी तक की अपनी पॉलिटिकल जर्नी को डिस्क्राइब करें तो आप क्या बोलेंगे? बहुत ही अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। बहुत कुछ एक छोटी सी उम्र में सीखने को मिला, देखने को मिला। और मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। और गुरु महाराज का, गुरु साहब का आशीर्वाद है कि इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारियां भी और इतनी बड़ी बड़ी सीखने को मिली। और मैं अक्सर, एक मुहावरा है पंजाबी में जिसका मैं इस्तेमाल करके अपनी जर्नी को डिफाइन करता हूँ, और वो है कि लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। हम तो लल्लू हैं, हम कवलियां करते हैं, भगवान उसको बदल के सही रास्ते पे सही दिशा में चैनलाइज कर देता है और अच्छे नतीजे देता है। तो दैट फ्रेज, ये जो मुहावरा है, वो कहीं ना कहीं मेरी जर्नी को मुझे लगता है कि डिस्क्राइब करता है। लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। ये राघव जी का अभी तक की पॉलिटिकल जर्नी का क्रक्स है दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल यही क्रक्स है, 100%। पंजाब की बात करें तो दो बातें जरूर आती हैं सामने, एक है गन कल्चर, दूसरा है ड्रग कल्चर। और उसी सब से रिलेटेड हुआ एक सिद्धू मूसेवाला का केस। आपसे मैं सबसे पहले ये पूछूंगी कि क्या आप सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनते थे? क्या आप भी उनके फैन थे? मैं आपको सच बताऊं, मैं उनके गाने करीब करीब 3 साल से सुन रहा हूं। और पूरे पंजाब चुनाव के कैंपेन के दौरान मेरी गाड़ी में सिर्फ उन्हीं के गाने बजते थे। आज भी मैं जब सुबह तैयार हो रहा होता हूँ तो 10-15 मिनट के लिए गाने लगाता हूँ, तो उन्हीं के गाने सुनता हूँ। मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, हूँ और हमेशा रहूंगा। उनके म्यूजिक को बहुत एंजॉय करता था। और हम सबके लिए बहुत दुख की बात, और बहुत ही, जिसे कहते हैं कि जिस जिस घटना ने हमें झंझोड़ दिया, जिसके बारे में सोच के भी हमारी रूह कांपती है, वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमारे भाई सिद्धू मूसेवाला साहब के साथ हुई। और देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गन कल्चर हो, गैंगस्टर राज हो, ड्रग कल्चर हो, या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, ये सारी चीजें कोई आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान साहब, राघव चड्ढा अपने साथ नहीं लाए पंजाब में जब हम पंजाब सरकार में आए। ये सारी चीजें पुरानी सरकारों की विरासत थी। ये गैंग्स कैसे पैदा हुए, ये गैंगस्टर्स कैसे पैदा हुए, इनको कौन प्रोटेक्शन देता था, इनको कौन संरक्षण देता था, आपको ये सोचना होगा। ये पुरानी सरकारों में इन सारे गैंगस्टर्स के गॉडफादर्स बैठा करते थे, जो इन्हें आशीर्वाद भी देते थे, पेटरनेज भी देते थे, संरक्षण भी देते थे। आज हमारी सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में, भगवंत मान की सरकार में, इन गैंगस्टर्स का कोई माई बाप नहीं बैठा, इन गैंगस्टर्स का कोई गॉडफादर सरकार में नहीं बैठा। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि गैंग कल्चर हो, गन कल्चर हो, गैंगस्टर्स हो, सबका सफाया पंजाब से हम लोग करेंगे। हर कोई, चाहे कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो जो पंजाब से जिसके रूट्स हो, हर कोई सिद्धू मूसेवाले को ट्रिब्यूट दे रहा है। मैं बस एक बेसिक चीज़ अपने ऑडियंस के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा फेवरेट गाना जो आपको बार बार सिद्धू मूसेवाला की याद आता है, कोई ऐसा गाना है? मैं उनका खास तौर पे जो 295 मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, मैं उसको तो बहुत ज्यादा सुनता हूँ और उसके लिरिक्स भी बहुत एंजॉय करता हूँ। एक ऐसा क्वेश्चन जो कई एचआर्स अपने कंपनी इंटरव्यूज में पूछते हैं, वो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ। अगले 5 साल में राघव चड्ढा अपने आप को कहाँ देखते हैं? अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप मुझसे 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी थी उस टाइम पूछते कि आप 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो मैं जवाब नहीं दे पाता। 5 साल बाद पूछती 2017 में कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, तो मैं कभी सपने में भी नहीं कह सकता था कि मैं यहाँ पंजाब में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इतनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के बजाय भगवान पे छोड़ देना चाहिए। आप मेहनत करिए, परमात्मा, गुरु साहब, भगवान आपको आशीर्वाद देगा और कोई अच्छी जिम्मेदारी देगा निभाने के लिए। मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, अक्सर आप देखते हैं कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो कोई ओहदे के पीछे, पैसे के पीछे या पावर के पीछे भागते हैं कि ये हासिल हो जाए, ये हासिल हो जाए, ये हासिल हो जाए। आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं ना जी, वो अलग मिट्टी के बने हैं। हम लोग पैसे, पावर, पोजीशन के पीछे भागते ही नहीं है। हम लोग काम करते हैं, लोगों का भला करने में, लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं, और भगवान ने हमें जरिया बनाया। मैं बार बार इस बात का
इस्तेमाल करता हूँ कि हम सिर्फ जरिया हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सर पे जिम्मेदारी है, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ होता, कोई भी और होता, लेकिन वो एक जरिया भगवान बनाता है लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए। आज की समय भगवान का आशीर्वाद है कि हम लोग वो जरिया हैं और हम लोगों की सेवा करने के लिए आज वेल इक्विप्ड हैं और लोगों की सेवा कर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, भगवान पे छोड़ देना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क यू कि इतना अच्छा आपका वर्क रिपोर्ट, इतना 93% ऑफ अटेंडेंस मॉनसून सत्र में, व्हाट कीप्स यू गोइंग राघव जी? As I said, I mean, what keeps me going is the expectations of the people. लोगों की उम्मीदें बहुत हैं। हमारा जो काम है उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत है। जॉब सेटिस्फैक्शन इसलिए है कि आपकी थोड़ी सी मेहनत से, आपके थोड़े से एफर्ट से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाती है। अब दिल्ली के आप एग्जाम्पल लीजिए या पंजाब का एग्जाम्पल लीजिए, हमने थोड़ी मेहनत करी, लोगों ने विश्वास किया, इलेक्शन जिता दिया, मौका दिया। अब एक कलम से विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन आप 20 लाख बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं दिल्ली में, या लाखों बच्चे जो पंजाब में पढ़ते हैं, उनका भविष्य बदल सकते हैं, अच्छे स्कूल दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो लोगों की जिंदगी बेहतर बनाकर, बदल कर जो जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अनमोल है। वो उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, उस पर कोई रकम या कोई आप कोई टैग नहीं लगा सकते हैं। वो एक बेहतरीन चीज है और वही मुझे लगता है दैट जॉब सेटिस्फैक्शन और लोगों की एक्सपेक्टेशंस हमें रोज मोटिवेट करती हैं, ड्राइव करती हैं। राघव जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर जाते हुए मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम अब पर्सनली भी 101 एक बार आपके साथ बैठें, आपके साथ एक इंटरव्यू करें। जरूर करेंगे, आई प्रॉमिस। थैंक यू। See you. Thank you.